हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। दोस्तों, आज हम जो आपका टॉपिक एलटी का सिलेबस पहला है, उसके अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है आरटी यानी राइट टू एजुकेशन। आज हम उसको पूरा खत्म कर लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे और वहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में शिक्षा का अधिकार भी कहते हैं। तो देखिए ये होता क्या है, इसके अंतर्गत बोला क्या गया है। देखिए शिक्षा का अधिकार बोलता क्या है आपके पास। ठीक है, सबसे पहले तो ये लागू कब हुआ। ठीक है, लागू हुआ था ये आपके 2010 में। ठीक है, और बना पास कब हुआ था, ये 2002 में। तो देखिए वर्ष 2002 के संविधान के 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार को नीति निर्देशक तत्व से हटाकर मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया गया। तो जो दोस्त क्या सामान्य वाले होंगे उन्हें पता होगा कि जब हमारे पास क्या हुआ था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। तो उस समय क्या किया गया था आपके पास, जो क्या था आपके पास जो आपके पास क्या था, जो शिक्षा का अधिकार था। शिक्षा का अधिकार पहले कहा था आपका 45 जो हमारे पास क्या आर्टिकल 45 है उसके अंतर्गत रखा गया था। वहां पर ही क्या था आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता था। और आपको पता है जो डीपीएसपी होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवा जा सकते, यानी उस सरकार की इच्छा पर निर्भर करते हैं। जब सरकार के पास संसाधन होंगे तब सरकार उनको लागू करेगी। लेकिन अगर वही चीज मौलिक अधिकार बन गई तो मौलिक अधिकार का अर्थ क्या है, सरकार को वो चीज लागू करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे सरकार के पास संसाधन हो या ना हो। तो क्योंकि जो वहां पर था डीपीएसपी के अंदर, इसके अंदर लीगल फोर्स नहीं था, है ना। तो इसलिए क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है, तो इसीलिए इसे डीपीएसपी से हटाकर कहाँ लाया गया आपका, इसे लाया गया आपका किसके अंतर्गत है, इसको लाया गया आपके मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत लाया गया। तो कब हुआ था आपका, जो आपके पास 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया, और कब हुआ था, ये 2002 में हुआ था। जब ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम को, ठीक है, कब मौलिक अधिकार बनाया गया। तो कब बनाया गया था, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सन 2002 में। ठीक है, उस समय तो ये पारित हुआ था, लेकिन जब इसे लागू कब किया गया, भारत में वर्ष 2009 में शिक्षा के अधिकार को एक्ट के रूप में लागू किया गया। और ये लागू कब किया गया, 2009 में लागू किया गया। और 21 अप्रैल 2010 में मौलिक अधिकार 21A के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। ठीक है, और लागू कब हुआ आपका, ये 2010 में। तो क्रोनोलॉजी समझे दोस्तों। देखिए 2002 में तो क्या हुआ था आपका, 2002 में एक क्या हुआ था आपका, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया था। उसके बाद 2009 में क्या हुआ, 2009 में क्या हुआ, ये एक्ट बना। क्या हुआ, 2009 में एक्ट बना। एक्ट बनने का मतलब आपको पता है क्या बना, एक कानून बना। कोई भी चीज कानून कब बनती है, जब वो लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाती है और उसके बाद क्या होता है, उस पर राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं। यानी राष्ट्रपति के साइन कब हुए आपके, 2009 में। और लागू कब हुआ ये आपका, लागू हुआ है आपका 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से क्या हुआ आपका, ये लागू हुआ है। तो ये तीन चीजें आपको समझने की बातें हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा के अधिकार, ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार बना। तो किस 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा मूल अधिकार बना। और ठीक है, ये कानून कब बना, कानून बना ये 2009 में, और लागू कब हुआ ये 1 अप्रैल 2010 को। तो ये तीन जो बातें थी, ये तीन बातें आशा करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं बाकी चीजों पर, उसके अलावा की मतलब जो शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत हमारे पास क्या क्या चीजें दी गई हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अब क्या कहा गया है दोस्तों आपका यहाँ पे, ठीक है, अनुच्छेद, अब ये है कहाँ आपका, ये आपके पास अनुच्छेद 21A में। ठीक है, अनुच्छेद 21A के अनुसार देखिए क्या कह रहा है आपके पास, अनुच्छेद अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के छात्रों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अब ये रखा गया आपके पास आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 तो पहले से था आपके पास, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो एक नया आर्टिकल बनाया गया, आर्टिकल 21A, जिसके अंतर्गत इसको रखा गया। और इसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो यहाँ से आपका जो अगला क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके से बन सकता है कि जो क्या है आपका, ठीक है, आरटीई है वो कितने साल के बच्चों पर लागू होता है। तो कितने साल के बच्चों पर होता है, 6 से 14। इसके अंतर्गत क्या होता है आपको, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। क्या होता है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब इसके बाद करते हैं, हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं
यानी जो हमारे पास आरटीई है, आरटीई के क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो पहला फैक्ट तो ये है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, जो कि मैंने आपको बताया 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या दी जाएगी, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। उसके अलावा क्या है, निजी स्कूलों में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित की जाएगी। ठीक है, अवमानना पर 10 गुना जुर्माना व मान्यता रद्द। यानी आपको पता है जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूलों की फीस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और जो गरीब बच्चे होते हैं वहाँ एडमिशन नहीं ले पाते हैं। इस कानून के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, सारे के सारे प्राइवेट स्कूलों को आरटीई के अंतर्गत अपने स्कूल की 25 सीटें किसके लिए आरक्षित रखनी पड़ेगी, गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखनी पड़ेगी। अब अगली बात है जहाँ पर विकलांग बच्चों की बात करते हैं। जो सामान्य बच्चे हैं, सामान्य बच्चों के लिए सीमा तो कितने, 6 से 14 साल, लेकिन जो विकलांग बच्चे हैं, विकलांग बच्चों के लिए आयु सीमा कितने हैं, 6 से 18 वर्ष है। क्या है, विकलांग बच्चों के लिए जो सीमा है वो कितनी है, 6 से 18 वर्ष। तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, आरटीई के अंतर्गत विकलांग बच्चों के लिए, ठीक है, आयु की सीमा क्या है, तो क्या है, उनके लिए आयु की सीमा 6 से 18 वर्ष है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है कि किस चीज के लिए पूछा है। अगर सामान्य बच्चों के लिए पूछेगा तो सामान्य बच्चों के लिए होगी 6 से 14, अगर विकलांग बच्चों के लिए पूछेगा तो विकलांग बच्चों के लिए कितनी होगी 6 से 18 होगी। अब देखिए, मुफ्त शिक्षा का दायित्व राज्य और केंद्र सरकार दोनों पर है। तो जैसे कि आपको पता है जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। समवर्ती सूची यानी ऐसे विषय जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, यानी इन पर दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र सरकार भी शिक्षा पर कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी शिक्षा पर कानून बना सकती है अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन अगर दोनों में टकराव होता है तो टकराव होने की स्थिति में केंद्र का कानून लागू होता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाता है, यानी जो शिक्षा है, शिक्षा किस सूची में आती है, तो शिक्षा आती है समवर्ती सूची पर। समवर्ती सूची का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पर क्या कर सकता है, आपका राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर कभी दोनों के उसमें टकराव होता है तो केंद्र का कानून लागू माना जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं, कंपटीशन फीस व माता पिता के इंटरव्यू को बंद करने का वायदा। ठीक है, अब ठीक है, कैपिटेशन फीस, ठीक है, मतलब जो आपसे क्या माना जाता है, जिसको आप एक किस्म से समझ ले डोनेशन, है ना। तो आपको पता होगा बड़े बड़े स्कूलों में क्या होता है, डोनेशन के द्वारा एडमिशन होता है, वह उसको क्या करते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है, माता पिता का इंटरव्यू भी होता है ना। आपने देखा कई बड़े स्कूलों में, आप पिक्चरों में भी देखते होंगे, क्या कहते हैं, आपके माता पिता जब इतने पढ़े लिखे होंगे या इंग्लिश बोलने वाले होंगे तभी आपके स्कूल में एडमिशन होगा। तो ये सारी चीजें उन्होंने बंद कर दी भाई, क्योंकि अगर गरीब के बच्चे को एडमिशन देना है तो वो ना तो वेल ड्रेस्ड होगा और ना ही उसके माता पिता को इंग्लिश आती होगी, ना ही मतलब जनरल नॉलेज भी कह सकते हो आप, इस तरीके से भी उनके माता पिता को ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है, तो ये शर्तें भी हटा दी गई ताकि गरीब के बच्चे को भी आसानी से शिक्षा मिल पाए। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, है ना, ये तो हो गया। मैं आपको पहले बता चुका, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा का दायित्व राज्य सरकार पर, है ना, दायित्व कौन होगा, राज्य सरकार पर। ठीक है, स्कूल पाठ्यक्रम देश के संविधान के दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा। अब जैसे आपको पता है कुछ स्कूलों में क्या होता है, अलग अलग तरीके के पाठ्यक्रम होते हैं, लेकिन यहाँ जो पाठ्यक्रम होगा वो क्या होगा, देश के संविधान और यानी जो आपके पास क्या कह सकते हैं आप, सीबीएसई यानी जो हमारे पास स्कूल एजुकेशन बोर्ड है उसके अनुसार ही क्या होगा, पाठ्यक्रम होगा। पाठ्यक्रम सामाजिक जिम्मेदारियों पर केंद्रित होगा। ठीक है, शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। ये सारी बातें सामान्य बातें थी, जो समझाने वाली बातें थी वो मैं आपको समझा चुका हूँ। ये सारी सामान्य बातें हैं, ये भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम देख लेते हैं, प्रत्येक चीज, कोई भी चीज बनती है तो उस चीज में क्या होती है, कुछ ना कुछ कमी भी अवश्य ही होती है। तो अब हम देखते हैं जो हमारे पास आरटीई जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, इसमें क्या क्या कमी थी। ठीक है, मुफ्त और अनिवार्य से जरूरी है समान शिक्षा। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या क्या, मुफ्त और अनिवार्य से जरूरी है समान शिक्षा, यानी इन्होंने क्या कहा, बच्चों को समान शिक्षा मिले, है ना। अब जैसे प्रत्येक बच्चे के लिए इन्होंने क्या किया, प्रत्येक बच्चे के लिए उन्होंने मुफ्त शिक्षा का बात नहीं की। ठीक है, प्रत्येक बच्चे से मेरा अर्थ है मतलब जितने भी गरीब लोग हैं वो तो मुफ्त शिक्षा पाएंगे, लेकिन अगर क्या है ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं, फिर से पढ़िए एक बार, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से जरूरी है समान शिक्षा। समान शिक्षा से अर्थ क्या हो गया, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा यानी जो गरीब का बच्चा है अगर वो बड़े बड़े स्कूलों में भी एडमिशन ले ले, वहां उसे जो टीचर ने पढ़ा दिया वही वो पढ़ पाएगा। लेकिन जो अमीर का बच्चा है वो घर जाकर क्या पढ़ लेगा, ट्यूशन पढ़ लेगा या इधर उधर जाकर पढ़ेगा। तो यानी क्या आ रहा है, उनको बच्चों को समान शिक्षा नहीं मिल पा रही है। समान शिक्षा का अर्थ यहाँ पर केवल ये नहीं होगी एक ही तरीके को पाठ्यक्रम लगा कर उसको समान शिक्षा बोल दी। समान शिक्षा का यहाँ पर तात्पर्य है कि बच्चों को जो अपने ग्रोथ करने का अवसर मिल रहा है वो समान मिल पा रहा है या नहीं पा रहा है। स्कूल में तो समान मिल रहा है, समान अवसर मिल रहे हैं, क्योंकि जिसका एडमिशन में उसने स्कूल ले लिया, पाठ्यक्रम सेम है। ठीक है, पाठ्य ड्रेस सेम पहन के आ रहे हैं, चलो खाना पीना तो अपना जो भी होगा। लेकिन क्या है, क्या जो गरीब का बच्चा क्या घर जाके वो अपने पे उतनी मेहनत कर पा रहा है जितना एक अमीर का बच्चा कर पा रहा है। गरीब का बच्चा घर जाके क्या कर रहा है आपका, ठीक है, दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है या अन्य काम कर रहा है, लेकिन वही अमीर का बच्चा क्या कर रहा है, उसके बाद ट्यूशन जा रहा है ना, वहां भी वो
क्या कर रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो यानी क्या समान शिक्षा मिल पा रही है, इस चीज पर भी हमें फोकस देना होगा, ये इसकी कमी है। यानी यहाँ पर क्या है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पर जोर दिया गया है, समान शिक्षा पर जोर नहीं दिया गया है। निजी स्कूलों में दूसरी जो कमी है, निजी स्कूलों में केवल 25% सीटें गरीब लोग के लिए होना असंगत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि निजी स्कूलों में क्या होता है, केवल कितनी % सीटें होंगी, 25% सीटें ही होंगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको 25% में आरक्षण मिल जाए प्रत्येक, ऐसा नहीं होता, आपने देखा होगा। उसके बाद भी ठीक है, इन स्कूल पहले तो गरीब बच्चे आज भी ठीक है इन अमीर स्कूलों में एडमिशन ले ही नहीं पाते हैं। अनेक वो होते हैं वहाँ के, ठीक है, क्या होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं जिसके कारण इन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता। अगर कोई बच्चा एडमिशन ले भी लेता है तो वहाँ का जो हाई स्टैंडर्ड होता है उससे मैच नहीं कर पाता, जिसके कारण बच्चा क्या होता है, बाद में स्कूल छोड़ देता है। ठीक है, तो दूसरी कमी क्या है कि केवल 25% सीटें आरक्षित की, है ना। अगर ये कर सकते थे तो कितना कर सकते थे, कम से कम 50% सीटें तो आरक्षित कर ही सकते थे, है ना। तो दूसरी कमी ये होगी। तीसरा क्या है, मुफ्त शिक्षा के लिए बजट का प्रावधान विधेयक में नहीं है। अब इन्होंने क्या बोल दिया, मुफ्त और अनिवार्य तो शिक्षा तो दी जाएगी, लेकिन शिक्षा देने के लिए क्या होगा, बजट लगेगा ना, कुछ पैसे लगेंगे, है ना। तो पैसे का उसमें कोई प्रावधान नहीं किया कि भाई बच्चे को अगर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देनी है तो उसके लिए माना तो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो उसको फंड कहाँ से दिया जाए, है ना, इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया। 6 साल तक के बच्चों को संस्कृति की संतुलित आहार, स्वास्थ्य और पूर्व शिक्षा के विषय में कोई जिक्र नहीं किया गया। अभी जो आपका लॉ बनाए गए, जो एक्ट बनाए गए हैं, इसमें उनके आहार के बारे में कुछ नहीं कहा गया, स्वास्थ्य के बारे में कहा नहीं गया, और पूर्व शिक्षा यानी LKG नर्सरी के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है। तो ये भी क्या है, इस एक्ट की एक कमी है। तो चलिए अब अगली चीज देखते हैं, जो हमारा क्या होगा, अंतिम चीज होगी, केवल किस का माफी की बात की गई है, केवल फीस माफी की बात की गई है, अन्य आवश्यकताओं पर बल नहीं दिया गया है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि जो भी गरीब का बच्चा है वो अगर बड़े स्कूलों में पढ़ रहा है तो वहाँ उसकी केवल फीस माफ होगी, है ना। वहाँ ना तो उसके ड्रेस के लिए खर्चा दिया गया है, ठीक है, और ना उसके कॉपी किताबों के लिए खर्चा दिया गया। इस तरीके की कोई बात नहीं की। जैसे कि आपको पता है कि वर्तमान समय में तो आपके क्या होता है, जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ किताबें मुफ्त मिलती हैं, है ना, अन्य चीजें, ड्रेस मुफ्त मिलती है, जूते मुफ्त मिलते हैं, बैग मुफ्त मिलता है, उन्हें खाना वगैरह मिलता है। लेकिन जो ये एक्ट आया था आपका, इस एक्ट में इस तरीके की कोई बात नहीं की। केवल क्या कहा गया था कि बच्चे की फीस माफ होगी, चाहे वो कितने भी बड़े स्कूल में पढ़े, अगर वो गरीब बच्चा है, यही बात की। अब अगर बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ रहा है तो भाई वहाँ का स्टैंडर्ड भी उसी तरीके का होगा, है ना, वहाँ किताबें भी उसी तरीके की लगाई जाएंगी, महंगी महंगी लगाई जाएंगी, कॉपी भी महंगी महंगी होंगी, है ना। तो वो बच्चा कहाँ से लाएगा, जिस बच्चे के पास स्कूल की फीस देने की पैसे नहीं है, वो इतने महंगे ड्रेस किताबें कहाँ से ला पाएगा। तो इस बारे में कोई बात इस एक्ट में नहीं की गई है। तो ठीक है दोस्तों, तो जो आज हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था RTE, उस RTE को हमने खत्म कर लिया है। यहाँ से भी आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं, और जितनी भी इसमें इंपॉर्टेंट बातें थी वो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, और आप एक बार इसको फिर से अध्ययन करेंगे तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से जुड़े रहिए।